हेलो स्टूडेंट्स। तो आपने कभी नोटिस किया है कि डॉक्टर ने किसी पेशेंट को कहा हो या आपके घर में किसी को कहा हो कि उनका ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो बढ़ रहा है या फास्ट रखने के बाद आपको थोड़े से चक्कर आ रहे हो। तो ये सब कैसे होता है? तो हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने के लिए हमारे पास एक ऑर्गन जिसका नाम है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज एक कंपोसाइट ग्लैंड है। कंपोसाइट ग्लैंड मतलब हेट्रोक्लाइन ग्लैंड। ऐसी ग्लैंड जो दोनों फंक्शन परफॉर्म करती हो एज अ एक्सोक्राइन भी और एंडोक्राइन भी। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स उन ग्लैंड्स को कहते हैं जो अपने सिक्रीशन डक्ट के थ्रू पर्टिकुलर टारगेट सेल पे या ब्लड स्ट्रीम में रिलीज करती हैं। और एंडोक्राइन ग्लैंड उन ग्लैंड्स को कहते हैं जो डक्टलेस होती हैं, यानी जो डायरेक्ट अपने सिक्रीशंस ब्लड स्ट्रीम में रिलीज कर देती हैं। ठीक। तो पेनक्रियाज क्या है? एक कंपोसाइट ग्लैंड है, यानी जिसमें एक्सोक्राइन पार्ट भी है और एंडोक्राइन पार्ट भी है। एक्सोक्राइन पार्ट, ये आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर, ये जो बाहर की तरफ आप देख रहे हैं सेल्स, ये कहलाते हैं एकिनर सेल्स, जो कि एक्सोक्राइन पार्ट है पेनक्रियाज का। ठीक। ये रिलीज करते हैं पेनक्रियाटिक जूस, जो मदद करते हैं डाइजेशन में। ठीक। वहीं पे आप ये इंटरनल स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये इंटरनल स्ट्रक्चर कहलाता है आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। ठीक। जो पार्ट है एंडोक्राइन ग्लैंड का, यानी रिस्पॉन्सिबल है एंडोक्राइन फंक्शन के लिए। ठीक। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा कि ये एक कंपोसाइट ग्लैंड है। द एंडोक्राइन पेनक्रियास कंसिस्ट ऑफ आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। हमने कहा ना ये पार्ट जो है पेनक्रियास का क्या कहलाता है, जो एंडोक्राइन फंक्शन परफॉर्म करता है, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। अब ये आइलेट ऑफ लैंगरहैंस का मतलब क्या है? तो एक साइंटिस्ट थे, पॉल लैंगरहैंस, ये उनके नाम पर रखा गया है। तो पॉल लैंगरहैंस 1869 में अपनी थीसिस लिख रहे थे। तो थीसिस लिखने के दौरान उन्होंने पाया कि पेनक्रियाज के अंदर इन एकिनर सेल्स यानी कि एक्सोक्राइन पार्ट के साथ साथ कुछ क्लस्टर है सेल्स का। यानी ये ऐसा लग रहा था जैसे कि स्मॉल आइलैंड्स हो। क्या हो? स्मॉल आइलैंड्स हो। और स्मॉल आइलैंड्स को क्या कहा जाता है? आइलेट्स कहा जाता है। ठीक। लेकिन इसके बाद इन्होंने इसे आगे रिकॉग्नाइज नहीं किया, यानी कि आइलेट ऑफ लैंगरहैंस इसे नाम नहीं दिया। इसके बाद 1893 में एक और साइंटिस्ट आए, गस्टोवे। इन गस्टोवे ने फिर से यही सेम स्ट्रक्चर देखा और फिर यहाँ पर इन्हें नाम दिया क्या? आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, यानी कि स्मॉल आइलैंड्स। और क्योंकि ये लैंगरहैंस ने डिस्कवर किए थे सबसे पहले, इसलिए उनके नाम पर रख दिया गया। ठीक। आगे, दीज आर अबाउट 1 to 2 millions आइलैंड ऑफ लैंगरहैंस इन अ नॉर्मल ह्यूमन पेनक्रियाज। तो यहाँ पे आप इस नंबर को याद रख लीजिए, कितने हैं? 1 to 2 millions आइलेट ऑफ लैंगरहैंस है, रिप्रेजेंटिंग ओनली 1 to 2% ऑफ पेनक्रियाटिक टिश्यू। और ये इतने कम है कि ये सिर्फ कितना पार्ट है? 1 से 2% पार्ट है पेनक्रियाटिक टिश्यू का, यानी कि सारे पेनक्रियाज में से 1 to 2% क्या है? आइलेट ऑफ लैंगरहैंस है। और 1 to 2 millions है ये नंबर में। इतनी बात समझ में आई हमें? तो ये एनसीईआरटी में क्या मेंशन है आइलेट ऑफ लैंगरहैंस के बारे में आगे, कि इसके पास दो मेन टाइप के सेल होते हैं, एक अल्फा सेल है और दूसरा बीटा सेल है। आइए स्ट्रक्चर में समझते हैं। अल्फा सेल और बीटा सेल के अलावा दो और सेल होते हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहले यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं, ये क्या है? अल्फा सेल्स हैं। फिर यहाँ पर ये जो येलो वाले हैं, ये हैं बीटा सेल्स। ये ग्रीन वाले हैं आपके डेल्टा सेल्स। और फिर ये वाले सेल्स हैं आपके एफ सेल्स, पीपी सेल्स या फिर गामा सेल्स। ठीक। तो जो अल्फा सेल्स हैं, ये रिलीज करते हैं ग्लूकागोन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? ग्लूकागॉन। बीटा सेल रिलीज करते हैं इंसुलिन हार्मोन। डेल्टा सेल रिलीज करते हैं सोमेटोस्टेटिन। और एफ सेल रिलीज करते हैं पॉलीपेप्टाइड्स। ठीक। ये कहें पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। ठीक। तो हमारे पास चार सेल हैं आइलेट ऑफ लैंगरहैंस में, जिसमें से हम सिर्फ पढ़ेंगे इन दो के बारे में, अल्फा सेल्स एंड बीटा सेल्स के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ग्लूकागोन हार्मोन जो निकल रहा है अल्फा सेल से। तो ग्लूकागॉन इज अ पेप्टाइड हार्मोन। पेप्टाइड हार्मोन यानी कि ये अमीनो एसिड से मिलकर बना है। एंड प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग द नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल। इसका काम क्या है? ये मेंटेन करता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को।
ग्लूकागॉन एक्ट्स मेनली ऑन लिवर सेल जिन्हें क्या कहा जाता है, हेपेटोसाइट्स कहा जाता है, एंड स्टिमुलेट ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजिनोलाइसिस यानी जब भी आप वो लाइसिस वर्ड देखें, तो लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, किसी चीज का टूटना। और आगे क्या लिखा है, ग्लाइको, ग्लाइको मतलब ग्लाइकोजन। हमारे लिवर में ग्लूकोज स्टोर होती है ग्लाइकोजन की फॉर्म में। ठीक, तो ये ग्लूकागॉन क्या करता है, इस ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन कर देता है और इस ग्लाइकोजन को कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज में। ठीक, और ये ग्लूकोज कहाँ पहुंच जाती है, ब्लड स्ट्रीम में। ठीक, जैसे ब्लड स्ट्रीम में पहुंचेगी तो ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा ब्लड के अंदर। ठीक, तो यहाँ पर क्या कहा कि ये स्टिमुलेट करती है ग्लाइकोजिनोलाइसिस यानी ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज, रिजल्टिंग इन एन इंक्रीज ब्लड शुगर, जिसे हम क्या कहते हैं, हाइपरग्लाइसीमिया। ठीक, इसके बाद ये ग्लूकोजिनोलाइसिस तो करता ही है, साथ में ये ग्लूकोनियोजेनेसिस भी करता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, ये ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है, लेकिन कहाँ से करता है, नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से। नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स यानी कि प्रोटीन से या फिर अमीनो एसिड से। ये सेल्स में से, मसल सेल्स में से अमीनो एसिड्स को लेता है और इन्हें ब्रेक डाउन कर देता है ग्लूकोज में। और ये ग्लूकोज फिर से कहाँ जाएगा, ब्लड स्ट्रीम में। क्योंकि ये ब्लड स्ट्रीम पे पहुंचेगा तो फिर से ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब हम ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज ही क्यों कर रहे हैं, तो ड्यूरिंग फास्टिंग या हाइपोग्लाइसीमिक कंडीशन। कब, ड्यूरिंग फास्टिंग और हाइपोग्लाइसीमिक कंडीशन, यानी जब हमारे बॉडी में ग्लूकोज का लेवल डिक्रीज हो रहा है। क्या हो गया है, ग्लूकोज का लेवल डिक्रीज हो गया है, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया तो आपके ब्लड में ग्लूकोज जो है वो लगातार कम हो रहा है। तो अब ग्लूकागॉन क्या करता है, जो स्टोर्ड आपके पास ग्लाइकोजन है या वो सारे नॉन कार्बोहाइड्रेटेड सोर्स जो कि अलग अलग फॉर्म में थे, अमीनो एसिड्स की फॉर्म में थे, ये इन्हें यूज करके बनाता है ग्लूकोज। ठीक, अगर ग्लाइकोजन को तोड़ेगा तो क्या कहलाएगा, ग्लूको ग्लाइकोजिनोलाइसिस, और अगर नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से ग्लूकोज बनाएगा तो क्या कहलाएगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो इन दोनों प्रोसेसेस की मदद से ये ड्यूरिंग फास्टिंग और हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन हमारी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज कर देता है। ओके, आगे, ग्लूकागॉन रिड्यूसेस द सेलुलर ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन, दस ग्लूकागॉन इज अ हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन। तो ये जो आपकी एनसीईआरटी में लाइन है ना, ये आपको तभी समझ में आएगी जब आप इंसुलिन के बारे में समझेंगे। अभी हम सिर्फ इतना समझ लेते हैं कि ग्लूकागॉन क्या है, हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन है। हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन क्यों है, क्योंकि ये दो प्रोसेसेस को इनिशिएट करता है ड्यूरिंग फास्टिंग और हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन। कौन कौन से प्रोसेस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस। ओके, आगे हम देखते हैं, इंसुलिन क्या है, पेप्टाइड हार्मोन है। ठीक, ये मेजर रोल प्ले करता है इन द रेगुलेशन ऑफ ग्लूकोज होम्योस्टेसिस, यानी आपके ब्लड में शुगर लेवल को मेंटेन करता है। तो अभी हमारे पास हम दो हार्मोन पढ़ रहे हैं, एक है आपके पास ग्लूकागॉन और दूसरा है इंसुलिन। ये दोनों ही हार्मोन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने के लिए। यही कर रहे हैं, लेकिन कैसे करते हैं, ग्लूकागॉन ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज कर देता है। कब, ड्यूरिंग फास्टिंग। और जैसे ही ग्लूकागॉन ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज करता है, इंसुलिन इस ब्लड शुगर लेवल को डिक्रीज कर देता है। ठीक, यानी ये डेवलप करता है हाइपरग्लाइसीमिया और ये डेवलप करता है हाइपोग्लाइसीमिया, यानी ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट काम करते हैं। ठीक, इसलिए इंसुलिन को हम एंटी डायबिटिक हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इंसुलिन को, एंटी डायबिटिक हार्मोन। इतनी बात हमें समझ में आई। अब होगा क्या, इंसुलिन किस तरह से ब्लड शुगर लेवल को डिक्रीज करेगा, तो इंसुलिन एक्ट करता है हेपेटोसाइट्स पे, एडिपोसाइट्स पे और साथ में मसल्स पे भी। तो आप अपनी एनसीईआरटी की बुक में मसल्स भी ऐड कर लीजिए। क्या करता है, ये एनहेंस कर देता है सेलुलर ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन। क्या हो रहा था, ग्लूकागॉन ने जब ग्लूकोज को बढ़ाया तो हमारे ब्लड में शुगर लेवल इंक्रीज हो गया, यही हुआ था। अब क्योंकि शुगर लेवल इंक्रीज हो गया है, तो जब एक
अमाउंट के बाद इसका यूटिलाइजेशन चाहिए आपको आपके सेल्स को, और ये फिर भी आपके ब्लड में लगातार इंक्रीज ही है, तो क्या करता है इंसुलिन? इंसुलिन इन सेल्स की परमिएबिलिटी को बढ़ा देता है। यानी जो आपके पास लिवर सेल हैं, एडिपोज सेल हैं और इधर मसल्स हैं, इनकी परमेबिलिटी बढ़ा देता है, जिसकी वजह से ये जो शुगर है ब्लड में, ये शुगर ट्रांसफर हो जाती है इन सेल्स में, ठीक? यानी ग्लूकोज जो है अब कहाँ पहुंच गई है? लिवर में, एडिपोज सेल्स में और मसल्स में, ठीक है? तो जैसे ही यहाँ पर ब्लड शुगर लेवल इन में पहुंच गई, तो यहाँ आपके ब्लड में शुगर का लेवल क्या होने लगेगा? डिक्रीज होने लगेगा, ठीक है? तो यहाँ क्या लिखना है? एज अ रिजल्ट देयर इज अ रैपिड मूवमेंट ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम ब्लड टू हेपेटोसाइट एंड एडिपोसाइट्स रिजल्टिंग इन डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल दैट इज हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है? साथ ही क्या करता है कि ये जो ग्लूकोज यहाँ पहुंच गया है आपके लिवर में, इस ग्लूकोज को ये कन्वर्ट कर देता है ग्लाइकोजन में। फिर से ऑपोजिट काम कर रहा है ग्लूकागोन के। ग्लूकागोन क्या कर रहा था? ग्लाइकोजन को कन्वर्ट कर रहा था ग्लूकोज में, और ये फिर से ग्लूकोज को क्या बना रहा है? ग्लाइकोजन बना रहा है, ठीक? तो जितना भी ग्लूकोज है उन सबको लिवर में भेजा, ज्यादा से ज्यादा को लिवर में भेजा और इसे कन्वर्ट कर दिया ग्लाइकोजन में। क्योंकि यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है ग्लाइकोजन का, तो प्रोसेस को क्या कह दिया? ग्लाइकोजेनेसिस। जब भी जेनेसिस वर्ड आए तो समझ जाइए कि बात हो रही है फॉर्मेशन की, किसी चीज के बनने की। और पहले क्या लिखा है? ग्लाइको यानी कि ग्लाइकोजन, यानी फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन फ्रॉम ग्लूकोज। तो क्या कर रहा है इंसुलिन? इंसुलिन ऑल्सो स्टिमुलेट कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन इन द टारगेट सेल। और टारगेट सेल क्या है? अभी हमारे पास लिवर है, एडिपोज है एंड मसल्स है, ठीक? यानी कि हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने के लिए दो हार्मोन है, एक है इंसुलिन और दूसरा है ग्लूकागॉन। जब भी फास्टिंग में आपका ग्लूकोज लेवल कम होगा तो कौन बढ़ा देगा? ग्लूकागॉन बढ़ा देगा। और अगर ये ग्लूकागॉन लगातार बढ़ाता रहेगा तो इसे नॉर्मलाइज करने के लिए, डिक्रीज करने के लिए आपके पास क्या है? इंसुलिन है, ठीक है? इतनी बात। अब आगे, अगर ये जो आपका ग्लूकागॉन है, ग्लूकागॉन एक्सेस अमाउंट में शुगर लेवल बढ़ाता रहे। एक्सेस अमाउंट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो इंसुलिन है वो इस शुगर लेवल को डिक्रीज नहीं कर पा रहा। क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि यहाँ बीटा सेल्स जो हैं वो डिजनरेट हो रहे हैं या खराब हो रहे हैं। तो बीटा सेल्स खराब हो गए तो इंसुलिन नहीं निकलेगा, इंसुलिन नहीं निकलेगा तो ब्लड शुगर लेवल डिक्रीज नहीं होगा। अब ब्लड शुगर लेवल डिक्रीज नहीं हो रहा तो ये लगातार ग्लूकागॉन ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज कर रहा है। ब्लड शुगर लेवल लगातार इंक्रीज हो रहा है तो इसे क्या कहेंगे? प्रोलॉन्ग हाइपरग्लाइसीमिया। प्रोलॉन्ग हाइपरग्लाइसीमिया के नतीजे में एक डिसऑर्डर डेवलप होता है जिसे डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं। ये डायबिटीज मेलाइटस में एक सबसे इम्पॉर्टेंट साइन देखने को मिलता है कि जो ब्लड ग्लूकोज है वो लॉस होने लगती है यूरिन में, यानी कि इतना ज्यादा ग्लूकोज बन गया है कि किडनी भी उसे एक्सक्रीट करने लगती है, ठीक? साथ के साथ यहाँ पे फॉर्मेशन होता है कीटोन बॉडीज का, हार्मफुल कीटोन बॉडीज का। असल में कीटोन बॉडीज जो हैं वो नॉर्मली हमारी बॉडी में बनती हैं जब भी फैट मेटाबॉलिज्म होता है। फैट मेटाबॉलिज्म के नतीजे में कीटोन बॉडीज बनती हैं। लेकिन ये कीटोन बॉडीज जब ज्यादा अमाउंट में बनने लगती हैं तो हमारे ब्लड में पीएच लेवल को डिक्रीज करने लगती हैं, ठीक? पीएच लेवल के डिक्रीज होने की वजह से हमारे ब्लड के कंडीशन डेवलप होने लगती है जिसे हम मेटाबॉलिक एसिडोसिस कहते हैं, ठीक? ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस अगर ऐसे ही बना रहा लगातार, यानी कि पीएच कम होती रही, कीटोन बॉडीज ऐसे ही बनती रही, तो पेशेंट डायबिटीज मेलाइटिस की वजह से और साथ में कीटोन बॉडीज बनने की वजह से कॉमा या डेथ हो जाती है पेशेंट की, ठीक? आगे क्या है? इसका ट्रीटमेंट बता रहे हैं। डायबिटिक पेशेंट आर सक्सेसफुली ट्रीटेड विद इंसुलिन थेरेपी, यानी कि इन्हें एक्सटर्नली क्या प्रोवाइड करते हैं? इंसुलिन प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से ये डायबिटीज मेलाइटिस जो है ये बैलेंस रहती है, रेगुलेटेड रहती है, ठीक है? तो ये थे हमारे दो हार्मोन इंपॉर्टेंट, एक है आपका ग्लूकागॉन और दूसरा है इंसुलिन। ग्लूकागॉन ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज करता है और इंसुलिन उसी ब्लड शुगर लेवल को डिक्रीज करने में मदद करता है। आई होप यू अंडरस्टैंड।